हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। हम कंटिन्यूसली वीडियोस में देख रहे हैं डिसेबिलिटीज़ के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मेंटल डिसेबिलिटीज़, हियरिंग डिसेबिलिटीज़, ऐसे कई सारी डिसेबिलिटीज़ जिसके बारे में हमने प्रीवियसली वीडियोस में देखे हैं। और यहाँ हम देखेंगे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Children with autism spectrum disorder (ASD) have deficits in social and communication skills, thought, behavior, and sensory processing. Learning is best facilitated when exposed to various appropriate teaching methods and teaching learning materials suitable for respective learning styles and teaching methods. Since students with ASD are visual learners and concrete thinkers, they learn best with use of visual cues and supports. There are few who are good auditory learners. तो देखिए ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD इसे कहा गया है शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो बच्चे होते हैं ये सोशली जो कम्युनिकेशन स्किल होती है इनकी बहुत कम होती है। इनका थॉट प्रोसेस और बिहेवियर थोड़ा सा अलग होता है। सेंसरी सांवेदिक प्रक्रिया इनकी बहुत ही अलग होती है इस तरह के बच्चों की। और ये जो बच्चे हैं इन्हें एक फैसिलिटेटर के तौर पे, यानी टीचर उन्हें एक गाइड के तौर पे या उन्हें बहुत प्यार से लेकर पढ़ाते हैं, तभी ये बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरी बात इनकी सबसे अच्छी है कि ये बच्चे देखकर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और इनकी जो थिंकिंग होती है कॉन्क्रीट होती है, मतलब जो चीज़ उपलब्ध नहीं है उसके बारे में भी आसानी से सोच सकते हैं। तो ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी होती है। और इन्हें पढ़ाने के लिए हमें अलग अलग तरीके की मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। शिक्षण विधियाँ और शिक्षण सामग्रियों का इस्तेमाल करके हम इन्हें बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं और इन्हें मदद कर सकते हैं। बट इन बच्चों के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये बच्चे देखने के संकेतों के द्वारा अगर हम इन्हें पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और हमारी पढ़ाई में इन्हें सपोर्ट मिलता है। अगर हम टीचिंग में अपने विजुअल क्यूज़ यानी कि दिखाते हुए कुछ संकेत यूज़ करें तो इन्हें बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आती है। और कुछ बच्चे इसमें बहुत अच्छे सुनने में भी अच्छे होते हैं, जो ध्यान से सुनते हैं और समझते भी हैं। चलिए इनके इम्प्लीकेशंस देखते हैं। डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, थॉट एंड बिहेवियर एंड सेंसरी प्रोसेसिंग। तो इन्हें डिफ़िकल्टी, कठिनाई महसूस होती है जब ये एक दूसरे से संवाद करते हैं। सोशल कौशल्य में और सोच में भी है। इनका जो व्यवहार है, सामाजिक और सांवेदिक प्रक्रिया है, ये इन सब में इन्हें बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। चैलेंज इन मोटर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, संगठनात्मक कौशल्य और जो मोटर प्लानिंग, मतलब जो बच्चे कोऑर्डिनेशन महसूस करते हैं लिखने में या फिर किसी और एक्टिविटी, टीचिंग एक्टिविटी में, तो लर्निंग एक्टिविटीज़ में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चों के अंदर ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है उनके लिए। ज़्यादा देर तक वे कोई भी काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैसे लिखने का काम हुआ, किताबें खोलो, उठो बैठो, टीचर्स को विशेस करो, तो ये सब चीज़ें इनके द्वारा थोड़ा मुश्किल बात होती है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन, इनका जो एकाग्रता होती है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होती है, इसलिए ये शॉर्ट अटेंशन होते हैं। पुअर इमिटेटिव स्किल्स, दूसरों की नकल करने में उतने अच्छे नहीं होते हैं। नकल करने की जो कौशल है ये बहुत कम होती है इनके अंदर। डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्रहेंशन, समझने में इन्हें कठिनाई महसूस होती है किसी भी चीज़ को। कन्वेंशनल बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स में नॉट वर्क, कन्वेंशनल सुविधाजनक जो उनका बिहेवियर होता है, मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है, वो काम नहीं करती है। पुअर वर्बल एबिलिटीज़ but inability to report description of a problem, answer, converse। तो इन बच्चों के अंदर जो वर्बल एबिलिटीज़ है, मतलब बोलने की जो क्षमता है वो कम होती है। उसके बावजूद भी ये असक्षम होते हैं रिपोर्ट करने में, किसी भी चीज़ को जमा करने में, वर्णन करने में, अपनी प्रॉब्लम को आंसर देने में और कन्वर्स करने में। They are detailed learners. They may see a part but not perceive whole picture. ये थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले होते हैं। जैसे कि ये एक चीज़ को देखेंगे, एक चीज़ का पार्ट देख लेंगे बट पूरी पिक्चर नहीं देख पाएंगे, पूरी पिक्चर नहीं बना पाते अपने माइंड में, बट हाँ एक पार्ट ज़रूर देख लेंगे। ये ऐसे हैं। पुअर ऑडिटरी लर्नर्स एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इनको ये थोड़ा सुनने में कमज़ोर होते हैं और जब ये लोग पढ़ते हैं तो समझ के पढ़ने में इन्हें कठिनाई होती है। डिफ़िकल्टी इन
जनरलाइजिंग, सामान्यीकरण में इन्हें कठिनाई होती है। डिफ़िकल्टी इन अडेप्टिंग टू लैंग्वेज यूज्ड एट होम व्हेन इट डिफरेंट फ्रॉम वन यूज्ड इन स्कूल, जो भाषा स्कूल में यूज़ की गई है अगर वो भाषा घर से अलग है तो उन्हें भाषा समझने में बहुत कठिनाई महसूस होती है या फिर नई भाषा को एक्सेप्ट करने में उन्हें बहुत टाइम लगता है। Understanding of abstract concept and figurative language like similes, metaphors and idioms। तो ये बच्चे जो अमूर्त चीज़ों को सोचने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और उसके बाद ये जो अलंकारित भाषा है, सिमिलीज और मेटाफर्स जो कंपैरिजन्स बताते हैं, मुहावरे, ये सब समझने में ये बच्चे बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। स्लो इन एक्वायरिंग प्री एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जो इनके प्री एकेडमिक के पहले की जो पूर्व इनकी जो क्लास की तथ्य है उसे समझने में थोड़ा सा स्लो रहते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, इनके अंदर प्रोत्साहन की कमी देखी जाती है। मे नॉट कम्प्रहेंड एकेडमिक कॉन्सेप्ट टॉट, यानी जो तथ्य इन्हें पढ़ाए गए हैं एकेडमिक में उसे शायद ही ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख पाते हैं। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अधेयरिंग टू बिहेवियर नेसेसरी फॉर एकेडमिक लर्निंग, जो एकेडमिक में होनी चाहिए, जो ज़रूरी है उस तरह का बिहेवियर करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक्सीलेंट रोट मेमोरी स्किल्स बट डिफ़िकल्ट इन कॉम्प्रहेंडिंग मीनिंग, यानी बहुत स्मार्ट होते हैं कोई भी चीज़ को रटने में, बट हाँ बहुत कठिनाई महसूस करते हैं जब उस चीज़ को समझने की बारी आती है। सेंसरी प्रोसेसिंग चैलेंजेस में हिंडर द वे दे लर्न, यानी उनकी जो सामग्रिक प्रक्रिया है वे थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं जब वे लोग पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में। आगे बढ़ते हैं, मेंटल बिहेवियर के बारे में देखते हैं। मेंटल बिहेवियर और मेंटल इलनेस डिसऑर्डर हैज़ ओवरिंग एक मिनट, mental behavior or mental illness disorder has varying degree of symptoms. Well planned and well implemented social and emotional programs can have positive effect on academic outcomes. As such, as each individual is different, it is important to address students' learning styles, auditory, visual, kinesthetic, or a combination of styles. Incorporating experiential learning activities will help increase learning outcomes। तो जो बच्चे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उन बच्चों में दिमागी तौर पे कितने प्रकार, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी डिग्री तक है, उसके अंदर कौन कौन से साइन दिख रहे हैं, उस हिसाब से प्लान किया जाता है और उन्हें उन्हीं हिसाब से सामाजिक और सामूहिक प्रक्रियाओं को प्लान करके उन्हें फिर पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिया जाता है। मतलब कि इन्वायरमेंट क्लासरूम का ऐसा पॉजिटिव हो कि बच्चे वहाँ पे आराम से पढ़ सकें और जो एकेडमिक चीज़ें उसे एक्सेप्ट कर सकें। उसके बाद देखिए हर एक बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंट है वो अलग ही होता है, उस प्रकार से हर एक बच्चों के हिसाब से उन्हें पढ़ाना चाहिए। जैसे कि सुनने से रिलेटेड, देखने से रिलेटेड या फिर एक्टिविटी के द्वारा उन्हें पढ़ाना चाहिए और हमारी जो पढ़ाने की तकनीक हो वो हर एक बच्ची को लेके चले, इसलिए कंबाइनेशन ऑफ स्टाइल्स होने चाहिए हमारी टीचिंग का। और इस वजह से इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प इंक्रीज लर्निंग आउटकम्स। तो इन बच्चों के लिए हमें अच्छे अनुभव लेके चलना चाहिए जो कि एक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ें और सही तरीके से इन्हें चीज़ें समझ में आए। इम्प्लीकेशंस, इनएबिलिटी टू फिल्टर इन्वायरमेंटल स्टिमुली सच एज साउंड, साइंस और स्मेल्स। तो ये असक्षम होते हैं अपने जो इन्वायरमेंट है उसे छानने के लिए, जो भी उत्साहित यानी जो हमारे इन्वायरमेंट में दी गई हैं कुछ संवेदी चीज़ें, संवेदनात्मक चीज़ें जो है वो है देखना, सूंघना या फिर स्वर। तो इन सारे चीज़ों में वे छानने में या उसे समझने में असक्षम होते हैं। इनएबिलिटी टू
concentrate due to feeling of restlessness, यानी कि थकावट की वजह से उन्हें अपने जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा देर तक नहीं एक जगह रख सकते हैं। Short attention span, easily distracted or have difficulty in remembering verbal directions। तो इनकी थकावट की वजह से ये लोग ज़्यादा देर तक एक जगह ध्यान नहीं दे सकते हैं और बहुत आसानी से दूसरी जगह पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इन्हें कठिनाई महसूस होती है ओरली जो इंस्ट्रक्शन इन्हें मिलते हैं उस पर याद करके रखने में। जैसे कि टीचर ने अभी बोला कि दूसरी बुक जैसे कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर कोई इंग्लिश का टॉपिक है और अगर ईवीएस की टीचर आ रही है, अगर टीचर ने इसे कह दिया कि भाई इंग्लिश में आपको ईवीएस की टीचर पढ़ाने आएगी, तो वह भूल जाएंगे कि इंग्लिश में अब ईवीएस की टीचर आएगी। तो मतलब इनका जो अटेंशन रहता है बहुत टाइम के लिए नहीं रहता है, शॉर्ट रहता है, क्योंकि इन्हें थकावट महसूस होती है जल्दी। इसलिए मे नॉट हैव इनफ एनर्जी टू स्पेंड अ होल डे इन स्कूल और डू एन एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम एट अ स्ट्रेच ड्यू टू ड्रॉन्सीनेस फ्रॉम मेडिकेशन। तो ये लोग ज़्यादा अपनी जो एनर्जी है उसे पूरे स्कूल में नहीं स्पेंड कर पाते, नहीं दे पाते हैं स्कूल की गतिविधियों में। वे इसलिए होता है क्योंकि इन्हें जो मेडिसिन देते हैं उस वजह से इन्हें ज़्यादा टाइम तक या अपनी गतिविधियाँ कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। डिफ़िकल्टी इन इंटरेक्टिंग विथ अदर्स, बहुत कठिनाई महसूस करते हैं जब ये दूसरों के साथ इंटरेक्ट होते हैं या उनसे संवाद करते हैं। डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग निगेटिव फीडबैक, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग क्रिटिसिज्म। कठिनाइयाँ महसूस करते हैं जब ये लोग अपने ही बारे में कुछ निगेटिव सुनते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और समझने में या फिर वो जो क्रिटिसिज्म इनके लिए किया जाता है उसे समझने में या उसका अवलोकन करने में असक्षम होते हैं, मीनिंग लगाने में असक्षम होते हैं। डिफ़िकल्टी इन रिस्पॉन्डिंग टू चेंज, बहुत ही कठिनाई से मतलब ये बहुत ही कठिन होता है इनके लिए किसी भी नए चेंज को एक्सेप्ट करना। मे रिफ्यूज़ टू बीइंग ड्यू टू फियर और नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग राइट, यानी कि जब ये लोग रिफ्यूज़ हो जाते हैं मतलब इनको कोई रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इस वजह से, इसके डर से ये लोग कभी कोई भी काम करने के बारे में नहीं सोचते हैं, उसे सही करने के बारे में नहीं सोचते हैं। मे एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशंस इन मूड, एनर्जी एंड मोटिवेशन, इनका जो अनुभव रहा है फ्लक्चुएशन मतलब इनके मूड, इनकी एनर्जी, इनका मोटिवेशन हमेशा ही बदलता ही रहा है, ऐसा अनुभव हुआ है। हैज़ डिफ़िकल्टी इन टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग क्लास के समय में इन्हें कठिनाई महसूस होती है जब ये लोग नोट्स लिखते हैं। सबमिट्स लेट और इनकम्प्लीट असाइनमेंट विथ केयरलेस मिस्टेक्स, कुछ थोड़ी बहुत गलतियों के साथ ये लोग लेट और पूरा इनकम्प्लीट असाइनमेंट सबमिट करते हैं, पूरा कंप्लीट करके सबमिट नहीं करते हैं। टाइम इन्हें बहुत लगता है लिखने में या एक्टिविटीज़ करने में, तो इस वजह से वो अपना असाइनमेंट भी पूरा नहीं कर पाते हैं और कुछ थोड़ी बहुत तो गलतियां होती हैं जहाँ ये ध्यान नहीं दे पाते हैं। रिपीटेड एब्सेंटीज़म, यानी कि एक बार अगर एब्सेंट रह लिया घर पे इन्हें मज़ा आता है, फिर से बार बार एब्सेंट रहना शुरू करते हैं, यानी एब्सेंट रहने में थोड़ा सा डरते हैं स्कूल आने में गलती की वजह से। हाई लेवल ऑफ एग्जाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, इन्हें थकावट और उत्साहित बहुत जल्दी लेवल पे आ जाता है, कोई छोटी छोटी सी बातों पे बहुत जल्दी से खुश भी हो जाएंगे, बहुत जल्दी से ये तनाव में भी आ जाएंगे। स्टूडेंट इज़ ईजिली फटीग और एग्जॉस्टेड, स्टूडेंट बहुत आराम से बहुत जल्दी से थक जाता है। वरीज अबाउट गेटिंग एवरीथिंग राइट एज अ रिजल्ट टेक लॉन्गर टू कंप्लीट गिवन टास्क, बच्चा ये चिंता में पड़ जाता है कि सारी चीज़ें अच्छी हो रही है या नहीं, और इस वजह से वह अपना जो काम होता है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है। रिफ्यूज़ल टू बिगिन टास्क और अवॉइडेंस ऑफ टू क्लास स्कूल आउट टू फियर ऑफ फेलियर, अपयश के डर की वजह से वे स्कूल या क्लास में आना या काम करने की शुरुआत करने में अवॉइड करता है, डर की वजह से वो आना बंद कर देता है क्लास में, या फिर उस काम को करने का डर हो जाता है कि ये काम मुझसे होगा या नहीं, या कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, इस वजह से वो वहीं पे शांत हो जाता है या फिर वो करने में मन नहीं लगाता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी गड़बड़ इस वीडियो में हो गई है, बट कॉन्सेप्ट आपको स्टिल समझ में आ गया हो तो बेटर है। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।